अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, आपको मेरे पस मंज़र में दरिया और पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। आज हम मौजूद हैं कोहिस्तान में और ये है कोहिस्तान का हेडक्वार्टर दासू, जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। कोहिस्तान आने का मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को जब हम ओवरऑल देखते हैं तो जहाँ एक तरफ इसके जो ट्राइबल अजला हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मसाइल नज़र आते हैं, वहाँ कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का वो ज़िला है जहाँ पर के ना सिर्फ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अगर आप देखें सेहत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन और फिर इतना दूर होने की वजह से यहाँ से जो है हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में कि शाराए कराकुरम इसका एक वाहिद यूँ कहें कि लाइन है जो कि इसे पूरे पाकिस्तान से और फिर इधर गिलगित बल्तिस्तान और फिर चाइना से मिलाती है। तो ये लाइफ लाइन कैसी है, यहाँ पर तालीम की सूरत हाल कैसी है, ये हमेशा जब हम पेशावर में बैठ कर देखते हैं तो हमें बहुत ही मनफी ख़बरें मिलती हैं। और जब मैं यहाँ आ गई और मैंने एक विज़िट किया तो मुझे लगा कि वाकई वो ख़बरें जो थीं सही थीं। बहुत ही पसमानदा इलाका है कोहिस्तान। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 लाख से ज़ायद आबादी का ये डिस्ट्रिक्ट है। लोएस्ट एजुकेशन रेट यहाँ पर बताया जाता है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें तो वो भी हमें लोएस्ट पॉइंट पर कोहिस्तान का नज़र आता है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एजुकेशन के हवाले से हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो बच्चियों की तालीम है वो 2.90% उसका जो है रेशो है और लड़कों का जो है वो तकरीबन 11 से 12% हमें बताया जाता है। अब इस सूरत हाल में जब आप एक ज़िले की बात करते हैं, एक इलाके की बात करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ये इलाका कितना पसमानदा है। ये जो बातें मैंने आपको बताई, अगरचे मेरे बैकग्राउंड में जो मंज़र है वो यकीनन आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो गुर्बत है, यहाँ पर जो पसमानदगी है, यहाँ पर एजुकेशन का मसला है, गो स्कूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हस्पताल के हवाले से देखें तो RHC BHU उसकी बात तो होती है, लेकिन उसकी हालत क्या है, ये सारा कुछ जो है वो हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ हम अच्छी खबर भी आपको ज़रूर बताएंगे और वो अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर बनने वाला है दासू डैम, जो कि इस इलाके की किस्मत बदल देगा। अब ये इलाका है कैसा इस वक्त और इसकी किस्मत कैसे बदलेगी और किस तरह से बदलने वाली है, ये सारी बातें करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस वक्त दासू में मौजूद हैं। ज़िला कोहिस्तान का ये हेडक्वार्टर है। हम तालीम, सेहत, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी, मुख्तलिफ इश्यूज़ पर यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो कैसी है और आने वाले वक्त में उसमें क्या तब्दीली आने का इम्कान है। ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन इस वक्त हम दासू में RHC में मौजूद हैं। ये एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है। इसके अलावा छोटे BHU भी हैं दूर दराज इलाकों में, लेकिन अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो एक नया हॉस्पिटल बन चुका है, उसमें का भी आपको विज़िट करवाएंगे कि कितने सालों से वो बना हुआ है और फंक्शनल क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन जो मौजूदा सहूलत इसी RHC की है जो इनको इस वक्त दस्तयाब है, तकरीबन 8 लाख से बल्कि ज़्यादा की ये आबादी है और क्या बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं इनको मौजूद हैं ये आपको दिखाते भी हैं और इनसे यहाँ पर जो अगर कोई मरीज़ उर्दू बोल सकता है या बात कर सकता है उससे आपकी बात भी करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम इज़्ज़ुर रहमान है। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे है और क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है इस हॉस्पिटल में। अच्छा, ये एम्बुलेंस भी ख़राब थी, बाद में इसको ठीक करवाया है। अच्छा, यहाँ 3-4 दफ़ा हमने रोड ब्लॉक किया है इसकी वजह से, अच्छा। लेकिन कुछ भी फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं मौजूद है। तो आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आप नहीं बताते हो कि आपके इस अस्पताल को ठीक करें? वो खुद चोर बैठे हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। खैर, आपने तो बहुत सख्त बात कर दी है। मैं बता रहा हूँ ओपन
यहाँ से दवाई चोरी हुई थी, नीचे पकड़ा गया था चके में। किसने चोरी की? ये हादी साहब ने, उसका नाम भी छुपाया उन लोगों ने। ये आदि साहब कौन है? यहाँ का डिस्पेंसर था, अच्छा, ठीक है। यहाँ सर चोरी हो रही है, रात को यहाँ टीका भी नहीं मिल रहा है, बाजार से लेना पड़ता है हमें। अच्छा, ये कितने देर तक फंक्शनल होता है आरएचसी? इनका मर्जी अपने टाइम से होता है, जो डॉक्टर के टाइम से होता है, अच्छा, डीएचओ साहब के टाइम से होता 12 बजे 1 बजे कितने बजे तक, या 24 घंटे की फैसिलिटी है? है। नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। 24 घंटे की फैसिलिटी नहीं नहीं है, है। 12-1 बजे बंद कर जाते हैं। हाँ बेशक हम बंद कर जाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जरदाद खान। जरदाद खान, क्या उनसे मुतमईन है कि यहाँ तो कुछ नहीं है? जी मैडम, मैं तो पहले आप लोग के शुक्रगुजार हूँ कि कई साल बाद यहाँ पे मीडिया वाले नहीं थे, आज आप लोग आए हैं, और ये इसका बाद में मैं 100% मुतमईन हूँ। यहाँ पे दिल खून के आंसू ही रोता है। जब भी अस्पताल आते हैं तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, दवाई हमारे पास नहीं होती है। पहले तो, आज तो तकरीबन 1-2 बोतल दे रहे हैं, पहले तो वो भी नहीं मिल रहे थे। शायद उनको ये इल्म आया हुआ था कि आप लोग यहाँ पे आए हो, तो इस वजह से आज 1-2 बोतल दे रहे हैं। वो किस चीज़ की बोतल? भी ये जो हाथ में इस छोटे के पास जो है ये वाले, अच्छा ठीक है ना। पहले पेनाडोल के एक ही गोली दे रहे थे, एक ही पत्ता। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनको शायद पता चला कि आप आ गए हैं, तो ये चीज़ें जो है सिरप ये और ये वाला जो है ये दे रहे हैं। इससे पहले ये सारा कुछ नहीं था, पेनाडोल की गोली भी नहीं होती। नहीं, पहले भी वो भी नहीं होता, और 1 ग्राम की सुई भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। अच्छा, जो भी यहाँ पे आपको कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पर्ची पूरा उन्होंने लिख के दिया है, लेकिन ये हमें सारा के सारा प्राइवेट से लाना पड़ेगा। सिर्फ मुझे ये 2 बोतल दिए हैं उन्होंने। अच्छा, ये आपका क्या मरीज कौन है? मेरा ये भांजा बीमार, क्या हुआ है? इसका बुखार था सख्त। अच्छा, इसको बुखार था और इसके लिए ये सारी मेडिसिन कहा है कि बाहर से परचेज करके ले आए। ये हम दासू आरएचसी के मेडिसिन स्टोर में आ गए हैं। ये सारे जो हैं आपको मेडिसिन दिख रही हैं, ठीक है, पड़ी हैं, हर किस्म की मेडिसिन है, जिसमें कि क्या क्या कुछ है आपके पास। डॉक्टर सलीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मरीज़ बड़े खफा हैं आपसे। मैडम, पाकिस्तान की आवाम 100% कोई खुश नहीं रख सकता है, ठीक है। ये बात तो ना करे ना। दासू और कोहिस्तान का हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन लोग आपसे मुतमईन नहीं है, वो कहते हैं मेडिसिन यहाँ से चोरी हो रही है। मेरी बात सुने आप, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकती है हर किस्म की मेडिसिन पड़ी हुई है, और वाफर हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। बाहर जो मरीज बैठे हैं उन्होंने किसी हादी का नाम लिया कि उस पर एलिगेशन थी कि उन्होंने मेडिसिन चुराई थी और फिर उनकी जमानत भी हो जाए, किस्सा इधर उधर हो गया। ये मेडिसिन कैसे चोरी हो जाती है? ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। ये एक मुलजिम था, ठीक है, इसे पुलिस डिपार्टमेंट ने पकड़ा है, फिर उसको एंटी करप्शन के हवाले किया है। उसका जो केस है अभी एंटी करप्शन में है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे डीएचओ साहब ने फ़ौरन एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के फैसले पे उस पर उसको फ़ौरन सस्पेंड करके एक कमेटी बनाई थी। उसके रिपोर्ट पे फिर उसको शोकाज दिया, फिर सेकंड शोकाज दिया, फिर थर्ड शोकाज दिया, और उसको टर्मिनेट किया। एक मरीज आए और उन्होंने अपने भांजे या भतीजे को इलाज करवाया। अब एक लंबी लिस्ट उनको दी जा रही है, जैसे ये आप लिख के दे रहे हैं कि ये बाहर से ले लें। मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पे मेडिसिन मैंने नहीं बनानी है, गवर्नमेंट ने जो मेडिसिन एमसीसी लेस में है प्रोवाइड किया है, हमारे पास हो हम देते हैं। यही बात है ना, आप खफा क्यों हो रहे हैं? मैं खफा नहीं हूँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। कह रहे हैं कि दवाई मौजूद नहीं है, आप कह रहे हैं मौजूद है। नहीं है, मौजूद नहीं है, ये अंदर स्टोर पड़ा हुआ है। मैं स्टोर में नहीं है। ये जो पर्चा लिख के दिया है ये असल में हमने इन्हें दी है, लाने के लिए नहीं कहा। नहीं, यहाँ आपके पास पर्चे मैं खुद लाता हूँ आपके पास, वो पर्चे पे जो लिखा हुआ है, जो मिलता है वही देते हैं, अलावा दवाई यहाँ नहीं मिलती है, देते भी नहीं। जो मिलता है वही देते हैं, जो हमारे पास है वही दो देते बोतल देते हैं, हैं, जो नहीं है कह रहे हैं कि बाजार से लेके आओ। हम कहाँ से लेके आए? मैडम, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ होनी चाहिए नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है। मैम, आपको सबको पता है, ये तो 100% जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आप गई होगी, ठीक है, आयुब टीचिंग हॉस्पिटल में, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में, आप हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में, आप लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में 100% इलाज कहीं पे भी नहीं मिलता। अभी अंदर आपने कहा आपके पास सब कुछ मौजूद है, अभी आप कह रहे हैं मेजॉरिटी है मैम, मेजॉरिटी है, ठीक है ना। हाँ, 100% सेटिस्फेक्शन पाकिस्तानी आवाम की अल्लाह ही पूरी करेगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब जो हैं वो तो ये कह के चले गए कि 100% सेटिस्फेक्शन पाकिस्तानी आवाम को अल्लाह ही पूरी करेगा।
تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ادھر ہمیں بتا رہے تھے کہ ساری دوائیں موجود ہیں. اب جب مریض آ گئے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ ہے کچھ نہیں ہے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا مسئلہ آپ نے بخوبی دیکھ لیا بھی ہوگا. یہاں پہ ایسی کوئی ایمرجنسی کے لیے ہمیں کوئی چیز مہیا نہیں ہے. طبی امداد کے لیے تھوڑے بہت جسٹ ڈاکٹر چیکنگ کرتے ہیں. نہ کوئی ایکس رے کی کوئی سہولت ہے، نہ الٹراساؤنڈ کی کوئی سہولت ہے. کوئی بھی سہولت ہمیں یہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. خاص کر کے بچوں کی ڈلیوری کی جو کیسز ہوتے ہیں ہمیں منصر ایبٹباد ریفر کرنا پڑتا ہے. راستے میں مشکل تو نہیں ہوتی؟ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. ابھی تو موٹر وے کھل گیا ہے، تھوڑا آسانی ہو گئی. وداؤٹ آپ کو پتہ ہے کہ ڈلیوری کیسز میں احتیاطاً مریض کو لے کے جانا ہوتا ہے. ہر ایک بندے کے پاس اپنی گاڑی تو نہیں ہوتی ہے، اور ٹیکسی گاڑیوں میں دھکے کھا کے اپنے بچوں کو چیخے مار کے لے کے جانا کافی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو راستے میں بھی بعض اوقات ڈلیوریاں ہو جاتی ہیں، کئی گاڑیوں کے اندر ہو جاتی ہیں، کئی روڈوں پہ ہو جاتی ہیں، کئی بچوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. بے شمار مسئلے ہیں. اچھا ویسے یہ روڈ اتنا خطرناک ہے یہ کراکرم ہائی وے، اس پہ رات کو تو سفر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہوگا. مشکل ہو جاتا ہے. بندہ پہ ایمرجنسی آ جائے تو کیا کرے، کرنا پڑتا ہے، مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے نا. اچھا قریب ترین آپ کا ایبٹ آباد اور مانسیرا ہے یا بٹاگرام میں بھی کچھ ہے؟ جسٹ تھوڑی بہت ضروریات حل ہو جاتی ہے جو ایمرجنسی سطح پہ ہو، وداؤٹ نہیں ہے. زیادہ تر ایبٹباد رہ کے جاتے ہیں یا سوات سے ملاکن سائڈ. مطلب آپ کو 3-4 گھنٹے سفر کر کے جانا؟ جی 3-4 گھنٹے سفر کر کے جاتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ایکسپائر انجیکشن، ایک دفعہ ایک لڑکا ہارٹ اٹیک کا کوئی مسئلہ تھا، ایکسپائر انجیکشن اس پہ لگا کے اور بھی زیادہ اس پہ وہ انفیکشن ہو گئی، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. بہت سارے اس طرح مسائل ہیں. یہاں پہ نہ دوائی ہے نہ مشینری ہے اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم RHC داسو میں اس وقت موجود ہیں. اگر ہم کوہستان کو دیکھیں تو اب کوہستان ایک ڈسٹرکٹ 3 ڈسٹرکٹس میں تبدیل ہو چکا ہے. لوور کوہستان، اپر کوہستان اور پھر کولائی پالس کا جو علاقہ ہے. اب مطلب آپ اتنے بڑے ڈسٹرکٹ کو جس کو کہ آپ نے 3 ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کر لیا، ابھی بھی اس کے لیے صرف ایک RHC اور کچھ BHU ہے. اب BHU کیسا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو کافی دفعہ اپنے اسکرین پر دکھا چکے ہیں، اور اسپیشلی جو دور دراز علاقوں کا ہوتا ہے. اب RHC میں جیسا کہ کچھ لوگوں سے ہم نے باہر بات کی، وہ مطمئن دکھائی نہیں دیے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے سٹاف سے بات کی جائے. اور ہمارے ساتھ اس وقت MO صاحب موجود ہے، ڈاکٹر عنایت اللہ. ان سے بات کرتے ہیں کہ لوگ مطمئن کیوں نہیں ہے اور کیا واقعی RHC میں وہ تمام سہولتیں جو ہونی چاہیے وہ موجود ہیں، اور پھر 3 ڈسٹرکٹ کا جب بوجھ ہو تو پھر کیسا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ان سے پوچھیں گے. بہت شکریہ عنایت صاحب. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی سب سے پہلے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 3 ڈسٹرکٹ کا بوجھ آپ کا یہ RHC اٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. ویسے اٹھا تو رہا ہے لیکن جو ہونا چاہیے جس طرح ضرورت ہے وہ اس کے مطابق نہیں. اچھا تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر یہ جو ایک تو بچے اور خواتین ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ڈیلیوری ہوگی، یہ تو ایک نارمل سا عمل ہے، اور اس کو آپ دل کے آپریشن کے لیے شاید ایبٹ آباد چلے جائیں گے بہت ساری باتوں کے لیے، لیکن ڈیلیوری تو ایک ہے، اسے تو گھر کے پاس ہی ہونا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سفیشینٹ ہیں یہ RHC؟ کبھی بھی نہیں. اس طرح ہے کہ کافی سالوں بعد ویری ریسنٹلی 3-4 مہینے قبل یہاں WMO کی پوسٹنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے یہاں WMO کی پوسٹ بھی ویکنٹ رہی. اس ڈسٹرکٹ کو ہم صرف خواتین کے حوالے سے صرف LHVs اور دائیوں کے ذریعے چلاتے ہوتے تھے. یہ ابھی 2-4 مہینے ہو رہے ہیں کہ ایک WMO لکیلی شی از فرام ڈسٹرکٹ سوات، لیکن یہاں ایک ڈاکٹر سے اس کی میرج ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہاں بھی اس کی پوسٹنگ ہے. تو شادی کی وجہ سے آپ کو ایک لیڈی ڈاکٹر بہو مل گئی؟ ملی ہے جناب. اچھا جی تو وہ لیکن باہر مریض مجھے سیٹسفائیڈ نظر نہیں آئے سر. ظاہر ہے مریض تو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ DHQ میں جو سہولیات ہیں، ٹرشری کیئر میں جو ہیں، تو وہ تو RHC کے اور BHU یا ڈسپنسری لیول پہ تو نہیں مل سکتی. باہر تو مریض بتا رہے تھے میڈیسن بھی نہیں ملتی. میڈیسن وافر ہے، ملتی ہے. میرا دعویٰ ہے کہ جو میڈیسن ہم یہاں دے رہے ہیں اتنی شاید DHQ اور ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں بھی نہیں ملتی. کیا کیا مل جاتا ہے آپ کے پاس سے؟ اگر میں ایسے تھوڑا سا کامن اینٹی بایوٹک،
اچھا انالجیسک پین کلر، اچھا ایمرجنسی کے حوالے سے جو میڈیسن ڈرپس ہیں یا جو پین کلرز ہیں وہ سارا کچھ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہیں اور ہم دے بھی رہے ہیں۔ پی ایم او صاحب کی باتیں آپ نے سنی۔ آر ایچ سی داسو میں ہم موجود ہیں۔ بہت واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ ڈی ایچ کیو کی فیسلٹی ہم نہیں دے سکتے، آر ایچ سی ہے اور آر ایچ سی کی فیسلٹی ہی یہاں پہ دستیاب ہے۔ جو سب سے ایک مجھے خطرناک بات نظر آئی ہے وہ خواتین کے علاج کے حوالے سے نظر آئی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی فیسلٹی پوری نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دائیوں اور نرسوں اور اس سے یہ سارا کچھ ہوگا تو کتنی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہے۔ یہی وہ بیسک پوائنٹ ہے جس کے پیچھے ہم ان علاقوں میں آتے ہیں کہ اتنے دور دراز علاقے جہاں نہ کیمرہ پہنچ پاتا ہے ٹی وی کا، نہ جرنلسٹ پہنچ پاتا ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بس وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، صحت کی سہولت نہیں ہے، جیسی وہ ان کی زندگی ہے بس وہ گزارا کر رہے ہیں۔ عوامی نمائندے، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی، سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ محکمہ صحت 89 سے ایک ہسپتال بن رہا ہے اور ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہو پا رہا۔ کیوں فنکشنل نہیں ہو پا رہا اور ابھی تک اس کی سچویشن کیسی ہے، یہ بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ یہ خواتین کی انتظار گاہ ہے اور یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ ڈاکٹر آئے گا اور ان کو دیکھے گا۔ کوئی بات نہیں کر سکے گا کیونکہ ایک تو ان کی روایات ہیں ایسی کہ جس میں ان کو بالکل الاؤڈ نہیں ہوتا۔ بڑی مشکل سے میں نے صرف انتظار گاہ دکھانے کے لیے کیمرے کو اندر لے کے گئی ہوں۔ ظاہر ہے ہم نے ان کے کلچر کی جو ایک قدر ہے وہ بھی کرنی ہے، وہ پرمیشن نہیں دے رہے کہ ان کی خواتین سے بات کی جائے۔ جناب یہ دیکھیے جی، آر ایچ سی کا یہ لیبر روم ہے۔ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سٹاف کی بھی بہت زیادہ کمی ہے کیونکہ میں ایک ایلچوی ہوں، یہاں ڈے نائٹ سروس دے رہی ہوں، اور مطلب ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ سٹاف پورا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، یہاں ایک فیمیل ہے اور وہ مطلب وہ سب دیکھتی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتی ہے کہ یہاں کیا ہے۔ اچھا، اور وہ جو ویمن ڈاکٹر ہے WMO وہ بھی نہیں ہے، چھٹی پر ہیں۔ ہاں، وہ چھٹی پر ہے۔ اس کا ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا، عید سے پہلے گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو کیونکہ اس نے آج آنا تھا، تو ابھی تک وہ نہیں آئی ہیں۔ اچھا، تو اب ہولی سولی سارا خواتین کا بوجھ آپ کے اوپر ہے۔ ہاں، ساری عید پہ میں ادھر تھی، میں اپنے گھر نہیں گئی ہوں، تو اس سے آپ سمجھ سکتی ہیں۔ کہاں کی ہے؟ میں سوات کی ہوں۔ اچھا، آپ بھی سوات کی ہیں، تو لوکل کوئی نہیں ہے آپ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب آپ لوگ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بس ختم؟ بس ختم، ہاں۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ سٹاف کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آر ای سی ہے تو یہاں کم از کم 4-5 فیمیل تو ہونا چاہیے ڈے نائٹ سروس کے لیے، تو میں ایک ہی ہوں، میں ڈے نائٹ سروس دے رہی ہوں۔ نائٹ صاحب ساتھ میں دائی بھی چاہیے، وہ نہیں ہے؟ دائی بھی چھٹی پہ ہے۔ ابھی میں بالکل اکیلی ہوں یہاں، آپ دیکھ رہی ہیں کوئی بھی فیمیل میرے علاوہ نہیں ہے۔ تو صفائی بھی چھٹی پہ، ڈاکٹر بھی چھٹی پہ، تو پھر یہ سارا کچھ آپ کیسے کریں گی؟ بس اللہ ہمت دے، بس جتنا مجھ سے ہو سکے میں اپنے بندوں کی خدمت کروں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناہید صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی، ڈاکٹر بھی چھٹی پہ، دائی بھی چھٹی پہ، ایک LHV ہے، 4 ہونی چاہیے RHC میں، لیکن وہ سارا کچھ کر رہی ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جناب اس RHC کی ایمبولینس، اور اس کی حالت آپ دیکھ لیں گے، یہ نان فنکشنل ہے۔ ایک ہی ایمبولینس ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، وہ تو مجھے دکھ نہیں رہی۔ یہ صورتحال ہے ہیلتھ کی فیسلٹی کی کوہستان کے 3 ڈسٹرکٹ کے لیے 8 لاکھ سے زائد کی آبادی کو۔ تو یہ صورتحال ہے ہیلتھ کی۔ اب ذرا وہ ہسپتال بھی جا کے دیکھتے ہیں جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے بن ہی رہا ہے اور نہیں بن پا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، وہ جو RHC میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہاسپٹل ایک بن رہا ہے اور نہ جانے کتنے سالوں سے بن رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 1 دہائی سے بن رہا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1 دہائی سے زائد کا عرصہ ہو گیا اور یہ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ DHQ ہسپتال ہے
कोहिस्तान का, वो कोहिस्तान जो पहले एक डिस्ट्रिक्ट थी अब 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, और सिर्फ एक RHC और कुछ BHU जो है उसको तिब्बी सहूलत के लिए उनकी आवाम को मुहैया हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारे साथ सिराज साहब मौजूद हैं, साबिक नाज़िम है। किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ के बग़ैर हम एक चूँकि आपके ज़ाहिर है आप एक अवामी नुमाइंदे हैं, ये बताइए कि ये हस्पताल क्यों नहीं बन रहा? ये 1982 से शुरू है और यही बनता जा रहा है, इसका बनना ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारे DHO साहिबान जो हैं वो इसको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। अब चलो 82 से बन रहा है तो अब बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसको हैंड ओवर करने के लिए कोई मुसलमान नहीं आ रहे हैं। RHC हमारे एक RHC है दासू ये की, बनाया किसने है और किसको हैंड ओवर करना है? ये SNW ने बनवाया है ठेकेदारों के ज़रिए से, और महकमा हेल्थ को हैंड ओवर करना है उन्होंने। महकमा हेल्थ क्यों नहीं ले रहा? ये शिकायत मुझे भी मिली है कि महकमा हेल्थ नहीं ले रहा। इधर महकमा हेल्थ के AC साहब इधर आए थे, DG से मेरे ख्याल में कुछ पिछले नंबर पे होते हैं, उन्होंने आके यहाँ हमारे सामने सारी दुनिया के लोग मौजूद थे। DHO साहब को कहा कि आप हैंड ओवर कर लें। उसने कहा जी जो है ना कोताहियाँ दिखाई, उसने कहा ये है वो है, उसने कहा जो चीज़ तैयार है वो मुझे लिख के रिटन में लेके उसकी आप हैंड ओवर कर ले और अस्पताल को आप फाल कर ले। लेकिन अल्लाह हिदायत दे DHO साहब आपको कितना अरसा हो गया? इसका तकरीबन ये 6 महीने हो गए, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। वही कि वही है, 6ठी दफ़ा ठेकेदारों से कलर करवाया है, कभी कहा वज़ीर आज़म आ रहे हैं, कभी कहा CM साहब आ रहे हैं, तो अभी तक वो भी नहीं आए हैं। और ठेकेदार बार बार कलर करते रहते हैं, हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं अस्पताल को, और हमारे आवाम को बहुत बड़ी तकलीफ है इस चीज़ की। किसी ने कहा कि 89 में आप 86 कह रहे हो? नहीं जी, ये 82 से तामीर हो रहा है 82 जी, 82 से ये तामीर हो रहा है। 82 से ये शुरू, 2020 में खड़े हुए हैं। 2020 में मुकम्मल है, लेकिन अब हैंड ओवर करने वाला कोई पैदा नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनवारुल हक साहब। अनवारुल हक साहब, हम जब बहुत सारी बातें सुन रहे थे आपसे बिफोर इंटरव्यू, तो कुछ इकनॉमिक अपलिफ्ट की भी बात हो रही थी, कुछ इन लोगों को रीसेटल करने की भी बात हो रही थी। तो मैं कोहिस्तान को कैसे देखने वाली हूँ 2025 में? इंशाल्लाह कोहिस्तान एक हमारे जो और बड़े शहर हैं इनकी तरह एक डेवलप शहर होगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें जो रीसेटलमेंट का हमारा प्रोग्राम है, इन लोगों को हम इनके इलाकों से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उसी इलाके में अपर एलिवेशन पे, क्योंकि जब यहाँ पानी खड़ा हो जाएगा तो उससे अपर एलिवेशन पे इनके लिए हम मॉडल विलेजेस बना रहे हैं, और जिसमें हर किस्म की बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी। इसके अलावा हम यहाँ पे जो कोहिस्तान है इसमें तकरीबन कोई 3 अरब रुपए का हमारा प्रोग्राम है, लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे हम यहाँ की कम्युनिकेशन सिस्टम को, एजुकेशन को और हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे। और जो जहाँ जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है या जहाँ है और उस लेवल की नहीं है उनको हम अपग्रेड करेंगे। और इसके अलावा कोई 1.5 अरब रुपए का हमारा पब्लिक हेल्थ इम्प्लीमेंटेशन प्लान है जो कि सिर्फ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। उसमें क्या करेंगे आप? उसमें यहाँ की जो डिस्पेंसरीज हैं उनको अपग्रेड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करेंगे, एम्बुलेंसेस की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो अभी है ही नहीं ना, RHC है। नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है लेकिन पता नहीं कब बन। इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे। ये RHC की हालत आपने देख ली, इंशाल्लाह ये जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो इससे एक चेंज हालत में आपको मिलेगा। इसकी क्या नया देने वाले हैं आप? इसको हम तकरीबन टोटली रेनोवेट करेंगे। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड RHC बन जाएगा। और ये कब तक मुमकिन हो पाएगा? ये इंशाल्लाह विद इन ए ईयर जो है ये मटेरियलाइज हो जाएगा। हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बन वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम आपको एक झलक दिखा रहे थे कोहिस्तान में सेहत के हवाले से, तो वो आपने देखा जो कुछ था हमने एज इट इज़ आपके सामने रख दिया। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कोहिस्तान की, जब हम बात करते हैं चाहे वो अपर हो, लोअर हो या
स्पेशली पालस हो। उसके हवाले से अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल से भी आपको आइडिया हुआ होगा कि ऑनर किलिंग का इशू अगर हम बात करें तो कोहिस्तान इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टॉप पर है। और हम देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर हमारे पास ख़बरें आती हैं कि ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया, चाहे वो वीडियो कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल हो जिसमें 5 ख़वातीन या आप लड़कियां कहें, उनके कत्ल का मुअम्मा अभी भी मुअम्मा है, लेकिन इस मुअम्मे ने 4 भाइयों की जान ज़रूर ले ली, जिसमें कि अफजल कोहिस्तानी मेन करैक्टर भी शामिल था। अब हम मौजूद हैं DPO कोहिस्तान आरिफ जावेद साहब के साथ। इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आरिफ साहब, एक तो हम ओवरऑल क्राइम की बात करेंगे। आप मानसेरा से यहाँ आ गए तो कोहिस्तान को आपने क्राइम के हवाले से कैसा पाया? शुक्रिया मैडम। क्राइम की सूरत हाल इन जनरल में बात करूँगा। क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंट्रोल में है। मैं कह सकता हूँ कि 100% कंट्रोल में है क्राइम। रूटीन के केसेस बाकी अज़ला की तरह यहाँ पे भी हैं, लेकिन डकैती, चोरी और इस किस्म के जो केसेस हैं, ज़िना, ये यहाँ पे ना होने के बराबर हैं। आपने जहाँ तक बात की ऑनर किलिंग की, कोई शक नहीं इसमें कि ये इस इलाके का ट्रेडिशनल क्राइम है और ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ जगहों पे ये होता रहा है और हो रहा है। इसमें मैडम कुछ हमें माजी में जाने की मैं समझता हूँ ज़रूरत है कि मैंने जो यहाँ पे चीज़ महसूस की है कि यहाँ पे कोहिस्तान के एरिया में ऑनर किलिंग को, इस किलिंग को कोई क्राइम समझा ही नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें यहाँ की पब्लिक को इसके मतलब हमें यहाँ पे एक आगाही अवेयरनेस कैंपेन चलानी है अभी, और इस सिलसिले में हमारे DIG साहब हज़ारा ने मुझे खुसूसी टास्क दिया हुआ है और वो ख़ुद भी इस पे काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस पे हम यहाँ पे सेमिनार्स भी करवाएंगे, वर्कशॉप भी कराएंगे मसाजिद में और स्कूल्स में स्पेशली हम असातिज़ा के साथ मिल के बैठ के, तो ये हमारा एक स्टार्ट होगा। ये टाइम इस चीज़ों पे लगेगा, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह हम स्टार्ट ले रहे हैं और इस पे बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। हम कैंपेन की तरफ, यकीनन आपका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और सबसे पहले लोगों को आगाह करना ज़रूरी होता है। आपने कहा इसका सोशल क्राइम है, एक किस्म का ट्रेडिशनल क्राइम है। थोड़ा सा डेटा डिस्कस करेंगे कि आप 5 महीने हो गए यहाँ पे आ गए हैं, इस मानसेरा से यहाँ पे आप डिप्यूट हुए, तो आपको कितना कोई लगा है, और अगर आप 1-2 साल की बात करें तो रेशो क्या है? मैडम इस तरह के 5 महीनों में तो 2 केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। वही पुराने मसले हैं कि पहली तो बात यह है कि केस कोई रजिस्टर ही नहीं कराता। जब पुलिस को इस इंसिडेंट का किसी और सोर्स से, किसी चैनल से पता चलता है तो ज़्यादातर केसेस में पुलिस ख़ुद ही जाके कंप्लेंट बनती है और केस रजिस्टर बड़ी मुश्किल से होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में भी पार्टीज़ जो हैं वो दोनों पार्टीज़ कोऑपरेशन नहीं करती। इसी तरह प्रोसिक्यूशन में और ट्रायल के दौरान भी, तो इसका एंड जो है वो इक्विटल ही है। तमाम केसेस तकरीबन बरी हो रहे हैं। इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। हमने अपने अफसरान की वर्कशॉप्स भी कराई हैं। हमारे एंड पे जो बात बनती है कि रिपोर्ट के बाद जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में हो, अच्छी उसकी प्रोसिक्यूशन हो और बाद में ट्रायल में। लेकिन अगर हम पिछले कुछ अरसे की बात करें, 1 दिहाई की, 5-6 सालों की, तो आपने जो डेटा हासिल किया तो क्या आपको रेशो मिला है इसका? मैडम ये पिछले 5 साल की आपसे एवरेज एक बात करूँगा कि ऑल 3 कोहिस्तान्स में कोई अराउंड 80 केसेस रजिस्टर हुए हैं गुज़श्ता 5 सालों में। तो उनमें से कोई मैं आपको रफ़ कह सकता हूँ कि 90% में तो एक्विटल हो गया है और कुछ केसेस अदालत में हैं। तो उसमें भी वही बात है कि पार्टीज़ आके कोर्ट में आके कोई स्टेटमेंट ही नहीं देता, कोई अपने केसेस को परसू ही नहीं करता। तो इसलिए जब तक इसमें लोगों में ये शऊर नहीं पैदा किया जाएगा, इन केसेस में कन्विक्शन के चांसेस कम हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। इस क्राइम को हमने ख़त्म करना है, और ख़ुसूसन ऐसा क्राइम जिसमें किसी की जान जा रही हो, और वो किसी कौन है? वो औरत है, वो बेटी है, वो माँ है, वो बहन है और वो बीवी है।
तो इस कत्ल को हमने रोकना है। बहरहाल ये एक क्राइम के हवाले से एक छोटी सी तस्वीर थी कोहिस्तान की जो हमने आपके सामने रखी है। नाजरीन, आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको कोहिस्तान का एक मंज़र दिखाया, कोहिस्तान में लोगों के क्या मसाइल हैं और उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। हमने सेहत के हवाले से आपको बताया, तालीम के हवाले से आपको बताया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से आपको बताया। इसके अलावा पुलिस जिस तरह मुस्तैदी से न सिर्फ ये कि यहाँ पर एक ऑनर किलिंग का मसला है उसको काबू करने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉरेनर्स रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मसाइल के हवाले से कोहिस्तान मुझे मसाइलिस्तान लगा है, तो यहाँ पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इस सारी एक सिचुएशन में एक अच्छी खबर जो है वो दासू पावर स्टेशन है, जिससे कि एक यूँ कहें कि एक नया ख्वाब जो है वो पूरा होगा, इस इलाके के रिवाइवल का ख्वाब पूरा होगा और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए जो है बिजली की एक बहुत अच्छी जो खबर है वो भी सामने आएगी। तो ये एक सारी सूरत हाल है जो आज हमने आपके सामने रखी और ये सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी किनारा कोहिस्तान और वहाँ के लोग किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पे ज़िंदगी इनफैक्ट कैसी है और आने वाले वक्त में जो तब्दीली की एक झलक है जो बताई जा रही है कि बहुत अच्छी तब्दीली इस इलाके में और पाकिस्तान में लाएगी, तो वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।